Assalamu alaikum. So here we will be talking about the procedure of CSS allocation and selections. पहले तो उसका थोड़ा सा एक background revive कर लेते हैं. And these are the figures of 2022 जब हमारी दफ़ा था. So it so happened कि जो लोग appear हुए थे they were about 20,000 और जिन्होंने apply किया था और appear नहीं हुए definitely they were more, लेकिन मेरे पास exact figure नहीं था. बट यू कैन इमेजिन बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं बट ड्यू टू वेरियस रीजंस कोई 5-6 हज़ार या तकरीबन कभी कभी 10,000 लोग भी अपीयर नहीं होते. उसमें से क्वालिफाई किया 393 पीपल. अच्छा जी, ये क्वालिफाई हो गए. इनको फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में से गो थ्रू होना था, इसीलिए मैंने ये फनल बनाई है क्योंकि इसमें से छान लेते हैं, अलहदा करते हैं. लेकिन उस प्रोसेस में कुछ लोगों को शामिल ही नहीं होने दिया गया. एंड इट ऑफन हैपन्स, कुछ ना कुछ लोग होते हैं और उनको मुख्तलिफ रीजंस की वजह से इनएलिजिबल करार दिया जाता है. दिस टाइम द मेन इशू वाज डोमिसाइल. कभी कभी एज फैक्टर भी होता है आई गेस, जो अप्लाई कर देते हैं लेकिन बाद में या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम निकल आती है, वो अंडर एज या ओवर एज होते हैं. सो देयर आर वेरियस रीजंस. और जो है ना, उसमें से 374 लोग जो थे दे क्वालिफाइड द इंटरव्यू, यानी उनके इंटरव्यू में कोई मसला नहीं था. और उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन में आते हैं अबाउट 237 पीपल, जो जिनकी एलोकेशंस होती हैं, जो सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाएंगे और AKA द लकी वंस. अब जो है ना, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इज़ द इंटरव्यू डिसाइसिव फैक्टर. तो आई थिंक यस. एंड इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट. अब इसमें ये सीन है कि इट डिपेंड्स ऑन द चेयरमैन. अगर तो चेयरमैन जो है वो इस तरह का कि उसको मैटर नहीं करता कि रिटर्न में इस बंदे के कितने मार्क्स थे, सो ही विल सोलली रिलाई ऑन द इंटरव्यू. और अगर वो इम्प्रेस होता है तो ही विल डेफिनेटली रिकमेंड दैट पर्सन. लेकिन कभी कभी चेयरमैन ऐसे करता है या पैनल ऐसे डिसाइड करता है कि हमें कोई नया फैसला नहीं लेना अपने आप से, और जो रिटर्न है ना, उसी के जिसके रिटर्न में अच्छे हैं उसको इंटरव्यू में भी अच्छे दे दो. समटाइम्स इट सो हैपन्स. और कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी बंदे के रिटर्न में तो अच्छे मार्क्स हैं लेकिन उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, बट स्टिल उसके रिटर्न मार्क्स की वजह से वो एलोकेट हो जाता है. ओवरऑल जितने भी आप क्वालिफाइड से मेरी बात हुई, जितने भी एस्पायरेंट से, और बाद में तो एक ओवरऑल हमने असेसमेंट यही की थी कि इस बार रिटन मार्क्स ने रोल प्ले किया था, बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया था. लेकिन कुछ लोगों का ऑब्वियसली देयर वर सम एक्सेप्शनल केसेस जिनके बहुत अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स आए, लेकिन और उनकी एलोकेशन भी उनके इंटरव्यू की वजह से हुई, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे. ओवरऑल ज़्यादा लोग वही थे जिनके रिटर्न में मार्क्स कम थे. और थोड़ा-सा मैंने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया जिनके इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा थे कि उन्होंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी. दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. उन्होंने हर तरह से हर सब्जेक्ट को ही गो थ्रू किया था और मेहनत उनकी थी. सो यहाँ पे आके बहुत सारी मिथ्स ब्रेक हो जाती हैं. जो लोग कहते हैं कि जी सिफ़ारिश का कोई रोल होता है या बैकग्राउंड का कोई रोल होता है. ऑब्वियसली पैनल भी ह्यूमन बीइंग्स हैं. कुछ लोगों को उन्होंने ओपनली तारीफ़ की थी. दे वर इम्प्रेस्ड बाय सम बैकग्राउंड्स ऑब्वियसली. लेकिन कुछ लोगों का कोई भी इस तरह का ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, या उसी सेम बैकग्राउंड से कुछ लोग नहीं भी एलोकेट हुए. फॉर एग्जांपल हमारे साथ साइकोलॉजी में लम्स का देयर वाज़ अ पर्सन फ्रॉम लम्स, लेकिन उसका नहीं हुआ. तो लेकिन लम्स के कुछ और लोगों का हुआ. सो हम ये नहीं कह सकते कि जी किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने कोई बायस बरता होगा या वो अनबायस्ड नहीं रह सके या एनीथिंग लाइक दैट सॉर्ट. सो आई बिलीव कि रिटन मार्क्स ने ये रोल प्ले किया है हमारी दफ़ा. ऊपर से फिर हम बात कर लेंगे कोटा सिस्टम. ऑब्वियसली जब ये सारा कुछ हो जाता है, जब पैनल अपने मार्क्स दे देता है, तो फिर कोटा सिस्टम आ जाता है, फिर उसके ऊपर होता है. और उसके बारे में FPSC बहुत रिजिड है. यहाँ पे मैं इन एलिजिबल लोगों की भी बात कर दूँ, इनके बारे में भी FPSC बहुत रिजिड रही है. यहाँ तक कि अगर ये लोग केस भी करते हैं, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ अ सिंगल केस जिसमें FPSC के अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया गया हो. और वो केस FPSC ही जीतती है. सो जस्ट
डबल रीचेक ऑल योर क्रेडेंशियल्स और चीज़ें इस एग्ज़ाम में जाने से पहले, बिकॉज़ व्हेन यू क्वालिफाई और अगर आपका इनएलिजिबिलिटी वाला कोई मसला हो जाता है, आई थिंक इट्स वेरी ट्रॉमेटिक फॉर अ पर्सन जब वो इतना कुछ करके तो कर लेता है ना, और फिर उसको किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन पैनल नहीं देता, इवन इंटरव्यू में भी नहीं बैठने देता, तो इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग सिचुएशन। आई वुड से मोर डिसहार्टनिंग दैन नॉट गेटिंग एलोकेटेड, क्योंकि उनको मौका ही नहीं दिया जाता कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें पैनल के सामने, इंटरव्यू तो दे सकें ना एटलीस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं कोटा सिस्टम पे। तो जी कोटा सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि ओपन मेरिट में 7.5% होता है, जिसका मतलब ये है कि 17 सीट्स थी 2022 में जो वैकेंसी पोजीशन थी, कि खाली सीट्स कितनी हैं, वैकेंसीज कितनी हैं। इस तरह पंजाब का कोटा 50% होता है, तो उसमें 169 सीट्स थी जो कि वेकेंट थी। केपीके में 11.5%, सो इन शॉर्ट 49 वैकेंसीज। और सिंध अर्बन और रूरल में भी थोड़ा सा डिफरेंस था, तो रूरल में सीट्स ज़्यादा दी जाती हैं बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस वहाँ पे ज़्यादा है। तो कोटा बेसिकली बैकवर्ड एरियाज़ को अपलिफ्ट करने के लिए या मुख्तलिफ वजूहत की वजह से होता है। तो वहाँ पे रूरल में उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वैकेंसी ज़्यादा थी, 69 सीट्स थी, और 43 अर्बन में। अब जी एक्स कोटा 25 सीट्स थी, बलूचिस्तान में 76, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10 और जीबी में 5 सीट्स। ये इनके परसेंटेज भी है कि कोटा किस तरह होता है, और अलग-अलग के पास में कितनी हैं, फिर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं पीएसपी में कितनी सीट्स हैं, वुमेन कोटा पे क्या कितनी अवेलेबल है, उन सब का टोटल करके तो 463 वैकेंसीज थी। कुछ कैरिड ओवर सीट्स भी होती हैं, यानी जो पिछले साल वेकेंट रह जाती हैं, फिल होने से रह जाती हैं, उन्हें कैरिड ओवर सीट्स कहा जाता है। तो वैकेंसीज का मसला नहीं, वैकेंसीज हैं, 463 वैकेंसीज हैं। और उसमें आप देख सकते हो कि पीछे मैंने आपको बताया कि एलोकेशन कितने लोगों की हुई, जस्ट 237। तो आप खुद देख सकते हो 463 वेकेंट सीट्स हैं, और इतना टीडियस प्रोसेस होने के बावजूद जस्ट 237 एलोकेट हुए हैं। बाकी सीट्स बच गई, वो फिर एक निज़ाम चलता रहता है। फिर एग्ज़ाम्स का अगर सारी सीट्स देखें ना, इतने सारे लोग जो थे वो सारे यही सीट्स फिल कर देते, तो अगले साल फिर और लोगों को चांस ना मिलता और एक एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट ना हो सकता, और वेरियस रीजंस है। सो सीट्स रिमेन एम्प्टी, खाली रह जाती हैं, और उन पे एलोकेशन नहीं हो सकती। एंड ये है कोटा सिस्टम। और इसके अंदर यानी देयर आर डिफरेंट डिबेट्स। पंजाब में क्योंकि 50% है, तो इट मीन्स के 160 170 या आई गेस इस दफ़ा तो मेरिट थोड़ा सा क्या होगा, 200 तक भी शायद क्या है, आई डोंट नो। लेकिन उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाती है सीट्स, यानी इस अगर किसी का आप 1 से लेके 393 तक बनाते हो मार्कशीट, तो 170 के बाद मुश्किल हो जाता है, पंजाब के लोगों को एलोकेशन नहीं मिलती। सो उसके लिए इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और टू रिमेन इन दैट 50। लेकिन ओवरऑल पंजाब के इतने सारे लोग होते हैं, तो 50% ही इन्हें होना होता है, बिकॉज दिस इज़ डन एंड डिसाइडेड। तो अगर सब लोग भी इक्वल मेहनत कर लें, लेकिन होता नहीं है ना, इक्वल सबकी नहीं होती, एंड लक भी नहीं सबकी सेम होती। सो देर आर वेरियस रीजंस, 50% लोगों का नहीं होता, और बाकी 50% में इतने लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। अब अगर हम अपने बाइसेस ले आएँ कि जी पंजाब के साथ ज़्यादती हो रही है, केपी के से ज़्यादती हो रही है, सो वेयर विल सिंध, बलूचिस्तान, एक्स फाटा एजे के ये लोग कहाँ जाएंगे? सो ऑब्वियसली सारों के लिए ही एक हिस्सा रखा गया है, सारों की ही कंसर्न्स हैं। और लाइक आई डोंट थिंक कि अगर नहीं हुआ किसी का, सो इट मीन्स के उसके साथ ज़्यादती करने वाले ये सूबे या सूबे के लोग थे। आई वुड रादर से कि इसको जो है ना फिल अप करने का कोई अच्छा सिस्टम कोई होना चाहिए। बल्कि अगर ठीक है सीएसएस के जो ग्रुप्स हैं उनमें ये वैकेंसीज नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए कुछ पड़ी रह जाती हैं, आधे रह जाती हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो और बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो अलग-अलग से लेने हैं, उसकी बजाय आप उन लोगों को वहाँ पे एडजस्ट कर दो। फिर उनकी मर्ज़ी है वो जॉइनिंग दें या ना दें, लेकिन एटलीस्ट उनकी सारी मेहनत ज़ीरो नहीं काउंट होती। सो बस ये एक सिस्टम है कोटा का, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग रह जाते हैं अनएलोकेटेड। और अगर सिंध में या बलूचिस्तान में किसी का पेपर ही पास हो जाए, क्योंकि ओवरऑल वहाँ पे पेपर पास होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारे लोगों का वहाँ से नहीं होता, यानी पेपर पास करने वाले भी लोग कम हैं, तो उनकी एलोकेशन हो जाती है।